Hello everyone, this is the fifth chapter, which is colonialism and tribal societies. So now we are going to learn about tribal societies and economies. India displays a high degree of social and ethnic डाइवर्सिटी। आपको ये पता ही हो गया कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में अपने सोशल और एथनिक डाइवर्सिटी के ही लिए जाना जाता है। According to the census of 2011, 104 million of population, यानी कि 8.6% of the total population of the country was registered as scheduled tribe population। तो इसमें ये बताया गया है कि 2011 में एक सेंसस हुआ जिसमें ये पता लगा कि पूरी पॉपुलेशन का 8.6% जो है, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। यानी कि और उसका नंबर भी बताया गया कि कितने नंबर्स में है वो था 104 मिलियन पीपल। ओके, अब इसी के साथ साथ इसमें एक और बात करी गई कि इन सारे देशों के नाम दिए गए और उसमें इतने इतने नंबर ऑफ पीपल ये भी दिया गया और उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर पर रखा गया और ये बताया गया कि इतनी इन देशों में इतनी मिलियन लोग जो हैं वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में 15.3 मिलियन, महाराष्ट्र में 10.5 मिलियन, उड़ीसा में 9.5 मिलियन, राजस्थान में 9.2 मिलियन और ऐसे ही बाकी सभी देशों को डिसेंडिंग ऑर्डर पे रखा गया और उसकी ट्राइबल पॉपुलेशन को ऐसे बताया गया। अब ट्राइबल पॉपुलेशन की जो टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज थी वो भी कुछ जगहों पे दिखाई गई, जैसे कि लक्षद्वीप में उसकी टोटल पॉपुलेशन 100% होगी, उसमें से 94.8% जो थे वो ट्राइबल पॉपुलेशन थी। ऐसे ही मिजोरम में 94.46%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8% और ऐसे ही बाकी जगहों को भी डिसेंडिंग ऑर्डर पे दर्शाया गया। इट इज टू बी noted that nearly 1/3 of the tribal population of the country is concentrated in 15 districts। अब इसमें एक और बात कही गई कि 1/3 of the tribal population जो है ये इन देशों की 15 डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करती है। 1/3 टोटल ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो इन सारे जगहों की 15 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और वो जगह थी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान स्टेट्स। ठीक है, द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप बिलोंग्स टू द भिल्स 17 million, followed by Gonds 13 million, Santhal 6.5 million, Mizos 2.0 million and Orans etc। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं आगे कि व्हाट इज ट्राइब, ट्राइब होता क्या है। तो अगर हम अपनी नेचुरल जनरल भाषा में अगर हम कहें, रोजमर्रा की भाषा में, तो हम इसे हिंदी में जनजाति और आदिवासी के नाम से भी जानते हैं ट्राइब्स को, राइट। और एक आंद्रे नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया इसमें और उन्होंने बोला अ ट्राइब इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। जो ट्राइब है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, वो अपने लिए खुद ही काम कर सकती है। इसी के साथ इट कंस्टिट्यूट्स अ सोसाइटी इन इटसेल्फ। ठीक है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी उसकी। इसी के साथ द टर्म ट्राइब is usually applied to a aboriginal population inhabiting the most inaccessible hilly and mountain tracts of India। तो अगर हम टर्म ट्राइब की बात करें तो वो उन लोगों पे अप्लाई होता है जो ऐसी प्लेसेस में रहते हैं जो इनएक्सेसिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे हिली या माउंटेन एरिया ऑफ इंडिया का मतलब इंडिया के हिली और माउंटेन एरिया में जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं होते, उन जगह पे रहते हैं।
और ये जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं वो अपनी एक डेफिनेट लैंग्वेज भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू अ डिस्टिंक्ट रेशियल ग्रुप्स, और एक डिस्टिंक्ट रेशियल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इनका एक अलग टिपिकल रिलीजन भी होता है जिसे वो फॉलो भी करते हैं, और डिफरेंट रिचुअल परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ द ट्राइबल हैव रिमेन्ड इन आइसोलेशन फॉर एजेस। अब इसमें ये बोला गया है कि ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो आइसोलेशन में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कमरे में बंद रहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे माउंटेन्स या हिली एरियाज में रहते हैं जहाँ पे रोजमर्रा में लोग नहीं जाते। वो जो हम कह सकते हैं कि जो अर्बन एरियाज होते हैं, अर्बन लोग होते हैं, वो उससे काफी दूरी बना के रखते हैं। वो अपनी ही लाइफ उन्हीं जंगलों में जीते हैं। इसी के साथ इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ फ्यू डिकेड्स से वो काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। ठीक है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये बताया गया है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनकी वजह से वो सफर करते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि रोड बनाना, राइट, माइनिंग हो गया, और ऐसे ही काफी और चीजें। इससे क्या होता है कि दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल लैंड्स एंड वेज ऑफ लाइफ। इससे क्या होता है कि वो जो उनके ट्रेडिशनल लैंड्स होते हैं, जो उनकी धरती होती है कह सकते हो आप, वो उस जगह से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, और उनको ट्रेडिशनल जो लाइफ जैसे वो जीते हैं वो भी उस चीज से भी डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं, और उन्हें नई लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है। ठीक है, द ट्राइबल लिव इन नेचुरल सराउंडिंग, देयर habitation consists of few huts which have generally stone paved or plastered floor, mud walls and thatched roof. ठीक है, they subsist on local resources. They practice a variety of economic activity like hunting, food gathering, fishing, एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग। अब इसमें उनके लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बताया गया है कि वो किस टाइप के हैबिटाट्स या घरों कह लो, घरों रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादातर हट्स में रहते हैं, जो कि उनके हट्स बने होते हैं स्टोन से। स्टोन पेव्ड हट्स होते हैं और प्लास्टर्ड फ्लोर होते हैं, और इसी के साथ मड की वॉल्स होती हैं और थैच्ड रूफ होती हैं। और वो लोकल रिसोर्सेस, मतलब जो उनके आसपास जो रिसोर्सेस हैं उसी से वो अपना जीवन चलाते हैं। दे प्रैक्टिस वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसी के साथ वो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि फूड गैदरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, शिकार करना हो गया, फिशिंग हो गया, एनिमल पालना हो गया, ठीक है, और फार्मिंग हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, जो है चेंजेस विद इन ट्राइबल इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज इन द 19th century. Each tribal group occupies a definite territory and practice a distinct mode of economy. ठीक है, इसमें अब ये बोला गया है कि जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं वो अपनी एक डेफिनेट टेरिटरीज में रहते हैं, और डिस्टिंक्ट मोड, मतलब एक उनका मोड ऑफ इकोनॉमी भी होता है जिससे वो प्रैक्टिस करते हैं हमेशा। सम ऑफ देम लाइक गॉन्ड्स वर एबल टू फॉर्म देयर इंडिपेंडेंट स्टेट्स ड्यूरिंग द medieval period as do the tribe of north east in modern times. अब इसी में बात करी गई है एक एथनिक ट्राइबल ग्रुप की जिसका नाम है गॉन्ड्स, और उसके बारे में ये बोला गया है कि उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी बना दी थी ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। ठीक है, द गॉन्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश हेल्ड देयर ट्रेडिशनल गॉन्ड टेरिटरी, ruled over the independent Gondwana state from the 14th to 18th century until they were subjugated by the मराठास। तो इसमें ये बात बोली गई है कि गॉन्ड्स एक ट्राइब है मध्य प्रदेश की, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल गॉन्ड टेरिटरी को रूल करा था, और
और ये इसका टाइम पीरियड था 14 से 18 सेंचुरी तक, until they were subjugated by the Marathas. They primarily lived by hunting, fishing, food gathering, and later switched over to shifting cultivation. पहले वो किस पे निर्भर करती थी उनकी जीवनचर्या निर्भर करती थी शिकार करने में, फिशिंग करने में और फूड गैदरिंग करने में। लेटर उन्होंने क्या करा, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फार्मिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। द बिल्स वर नोमैडिक बाय नेचर बट दे हैव टेकन सिडेंटरी लाइफ ऑफ सेटल्ड कल्टीवेटर्स। अब इसी में एक दूसरी ट्राइब की बात करी गई है जो कि है द भिल्स, ठीक है। उन्होंने ये बोला गया है कि देवर नोमैडिक बाय नेचर। नोमैडिक मींस वो घुमक्कड़ नेचर के थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। बट लेटर और उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी और सिडेंटरी लाइफ ऑफ सेटल्ड कल्टीवेटर, मतलब एक ही जगह पे खेती करने वाले बन गए, सेटल हो गए, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें एग्जाम्पल दिया है संथाल्स का भी, जिन्होंने सेडेंटरी कल्टीवेटर की लाइफ अपना ली। मैनी ऑफ देम स्विच्ड ओवर टू कैजुअल वर्कर इन प्लांटेशन, माइंस एंड इंडस्ट्री। और उनमें से कुछ जो लोग थे उन्होंने कैजुअल वर्कर की तरह प्लांटेशन, माइंस और इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। और ये सारे चेंजेस किन कारणों से हुए थे? ये सारे चेंजेस तब हुए थे जब ट्राइबल और नॉन ट्राइब्स के बीच इंटरैक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसी में बात करी गई है, द ब्रिटिश रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन 19th सेंचुरी फाइंड कम्युनिटेरियन मोड ऑफ लैंड ओनरशिप स्टिल इंटैक्ट इन मैनी ट्राइबल एरियाज। अब जो ब्रिटिश रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने पाया कि जो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी उन्होंने पाया कि जो कम्युनिटेरियन मोड ऑफ लैंड ओनरशिप जो है, इसका मतलब ये होता है कि उन्हीं कम्युनिटी, उसी एक ट्राइबल कम्युनिटी में उसका लैंड आगे से आगे मिलता रहेगा, मतलब उसी कम्युनिटी में रहेगा, उससे बाहर के लोग उस लैंड पर कुछ भी नहीं कर सकते। उस लैंड पर हक से उस कम्युनिटी का है, उस ट्राइब का है, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम था ये काफी ट्राइबल एरियाज में अभी भी मौजूद था, अभी भी इसे अपनाते थे लोग। However, the practice did not continue for long. पर ये जो प्रैक्टिस थी ये ज्यादा टाइम तक चल नहीं सकी। The tribal people were alienated from their land, the development activities, ठीक है। अब gradually lands were transferred to non-tribal peasant clandestinely. So इसमें ये बात हुई कि जो उनके लैंड थे वो बड़े ही गुप्त तरीके से, जो नॉन ट्राइबल पीजेंट्स थे, नॉन ट्राइबल फार्मर्स थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया वो लैंड बड़े गुप्त तरीके से, इलेक्ट मैनर से, ठीक है। द ट्राइबल पीपल वर एलिनेटेड फ्रॉम देयर लैंड, द डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक लेइंग ऑफ रोड, रेल ट्रैक्स, माइनिंग एक्सेट्रा इन द हिली एंड फॉरेस्टेड एरिया depleted the resources of bringing uncertainty to them. अब इसमें यही बात हुई है कि जो ट्राइबल पीपल थे उन्हें उनके लैंड से निकाल दिया गया। इसी के साथ साथ जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था, रोड बनाना, रेल ट्रैक्स बनाना, माइनिंग एक्सेट्रा, जो कि हिली और फॉरेस्टेड एरियाज में ज्यादा होता है, उससे क्या हुआ कि उनके रिसोर्सेज, जो ट्राइबल पीपल के रिसोर्सेज थे वो बहुत कम होने लगे। क्योंकि ट्राइबल पीपल ज्यादा किस पे डिपेंड करते हैं? जंगलों पे डिपेंड करते हैं, वहां के पेड़ पौधों, वहां के जानवरों पे डिपेंड करते हैं। तो वो काफी रिसोर्सेस उनके कम होने लगे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी आने लगी, मिजरी और पॉवर्टी भी आने लगी, ठीक है। सच डेवलपमेंट्स, अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, सच डेवलपमेंट इन छोटा नागपुर रीजन इन पर्टिकुलर रिजल्टेड इन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ट्राइबल इकोनॉमीज इन सर्वल वेज, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है
छोटा नागपुर रीजन का, जिसमें जो ये डेवलपमेंट जो हो रही थी, इससे जो वहाँ की ट्राइबल इकोनॉमीज थी उनमें कैसे चेंजेस आए थे। ठीक है, द ट्राइब फर्स्ट था, द ट्राइब the tribes were displaced from their land or deprived to access to the forest, but they were not satisfactorily rehabilitated। ठीक है, उनको या तो उनके लैंड से डिस्प्लेस कर दिया गया, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह रख दिया गया, और उन्हें एक्सेस नहीं किया जा रहा करने दे रहे थे फॉरेस्ट पे। ठीक है, उनको कोई एक्सेस नहीं था कि वो फॉरेस्ट में जा सके। और इसी के साथ वो उन्हें रिहैबिलिटेशन तो हुई, मतलब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया तो था, पर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। So the second point is the influx of the non-tribal people led to a notable demographic change in tribal hamlets। तो इसमें ये बोला गया कि जो इन्फ्लक्स था, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नॉन ट्राइबल पीपल का जो इन्फ्लक्स मतलब आना था, इससे क्या हुआ, नोटेबल डेमोग्राफिक चेंज आ गया ट्राइबल कम्युनिटी में, मतलब उनकी मात्रा में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। eviction of tribal from their traditional land caused occupational changes। इसी के साथ साथ जब उन्हें अपने ट्रेडिशनल लैंड से इविक्ट करा गया तो ऑक्यूपेशनल चेंजेस भी आ गए। अब द मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल मेड देयर लिविंग कंडीशन वर्स। जब उनके ट्राइबल पीपल की मार्जिनलाइजेशन होने लगी उनके साथ, तो उनकी लिविंग कंडीशन और बद से बदतर बन गई। ठीक है, now moving on to next topic, which is tribal revolts in northeastern region। ठीक है, the northeastern region of India consists of 7 states where tribal population is quite dominant। As a result, their continued oppression, many tribal community protested against their exploitation at the hands of British ruler। अब नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में, जो इंडिया के नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में 7 स्टेट थी जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन थी, वो क्वाइट डोमिनेंट थी, मतलब उनकी मात्रा काफी डोमिनेंट थी, वो ज्यादा मात्रा में थे। एज अ रिजल्ट देयर कंटिन्यूड ऑपरेशन, मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन। इसी के चलते जो उनका कंटिन्यू ऑपरेशन हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ क्या करा, आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया। और वो किसके द्वारा हो रहा था, ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा। ठीक है, द खासीस आर द प्रोमिनेंट ट्राइब ऑफ मेघालय ऑक्यूपाइंग द हिली रीजन बिटवीन जैंटिया हिल्स एंड गारो हिल्स। अब इसमें एक ट्राइब की बात कही है जो है खासीस, और ये एक प्रोमिनेंट ट्राइब है कहाँ की, मेघालय। तो ये कहाँ पे रह रही थी, हिली रीजन के बीच में, जो थी जानटिया हिल्स एंड गारो हिल्स के बीच में। दे स्टूड इन रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश who constructed a road passing through their area। Their revolt continued for 4 years। The Khasis revolted under the leadership of Tirut Singh of नोंखला। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने ये रिवोल्ट करा क्यों था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या हो रहा था कि एक रोड बनाई जा रही थी उनके एरिया के बीच से। ठीक है, और ये जो रिवोल्ट था वो 4 साल तक चला, और किसकी लीडरशिप के नीचे हो रहा था, ये तीरुथ सिंह की। दे बर्न द यूरोपियन सेटलमेंट्स। अब जो यूरोपियन सेटलमेंट्स थी वहां पे, उन्होंने उनको जला दिया। द खासी created much panic among the British official। Ultimately, Tirut surrendered in January 1833। तो क्या हुआ था, जो उन्होंने एक तो वो जला दी उनकी सेटलमेंट, इसी के साथ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो पैनिक करना स्टार्ट कर गए। तीरुथ सिंह ने फिर सरेंडर कर दिया जनवरी 1833 को। अनदर रेबेलियन बाय हिल ट्राइब सिंगफो
broke out in 1830. The Assami too called upon other hill tribe like the Khamtis, Garos, Nagas to raise against the British. इसी के साथ एक और रिबेलियन स्टार्ट हो गया था बाय सिंगपो, ठीक है, हिल ट्राइब थी जो, और उन्होंने The Assamese too called upon other hill tribes like, उन्होंने खामतीस, गारोस और नागा को भी अपने साथ लिया और ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया. They attacked British troops stationed in Assam and killed many of them. उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप जो वहां पे तैनात थी आसाम में, उसमें से काफी लोगों को मार दिया. They rose in revolt again in 1839 and killed many British people. The Nagas broke into insurrection in 1844. Now we'll talk about tribal revolts in Chota Nagpur region. The Chota Nagpur region consists of thickly forested areas and plateaus extending in the state of West Bengal, Jharkhand and Odisha. तो जो छोटा नागपुर रीजन है वो थिकली फॉरेस्टेड हिल्स हैं और उसके साथ प्लेट्यूज हैं जो एक्सटेंड कर रही हैं कहाँ तक, कौन सी स्टेट तक, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है. इट फॉर्म्स द हैबिटाट ऑफ सर्बल ट्राइब इंक्लूडिंग संथलास, कोल्स, मुंडास, कॉन्स एक्सेट्रा. तो ये सारी जो भी ट्राइब हैं, ये जो छोटा नागपुर रीजन है ये इनका घर है, यहाँ पे ये सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है. द कोल्स वर द फर्स्ट टू राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी इन देयर एरिया. तो जो द कोल्स मतलब जो कोल्स वाली जो ट्राइब थी वो पहली ऐसी ट्राइब थी जिसने ब्रिटिश अथॉरिटी के ग्रेजुअल एक्सटेंशन जो हो रहा था उनके एरिया में उसके खिलाफ रिवोल्ट करा था. ये ऐसी पहली ट्राइब थी. These freedom loving people jealously guarded their frontier for a long time. तो ये जो लोग थे ये फ्रीडम पसंद करते थे और इन्होंने अपनी जो फ्रंटियर्स जो टेरिटरी थी उसे काफी समय तक गार्ड करा था, प्रोटेक्ट करा था. They resisted attempt of British official to enter their territory. और इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने जब ब्रिटिश उनकी टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे तो उसको रेजिस्ट करा था, अपने उसे बचाया था. मैनी ऑफ देयर विलेजेस वर बर्न्ड एंड पीपल किल्ड. और तभी क्या हुआ था कि उनकी जो विलेजेस थी उनको जला दिया गया और इसमें काफी लोग मरे. इन 1827 दे सरेंडर्ड बाय बट ओनली टेम्पररली. तो इसी के साथ 1827 में उन्होंने क्या करा, सरेंडर कर लिया, बट कुछ ही समय के लिए, ठीक है. इसके बाद द मुंडास ऑल्सो इनहेबिट द छोटा नागपुर रीजन. जो मुंडास थे वो भी छोटा नागपुर रीजन में रहते थे. दे रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ग्रांटिंग फार्मिंग राइट्स टू आउटसाइडर. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिवोल्ट करा ब्रिटिश के खिलाफ. क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर के जो लोग थे उन्हें राइट्स दे दिए थे कि वो उनकी जो रीजन है, उनका जो टेरिटरी है उसमें फार्मिंग कर सकते हैं बाहर के लोग उनकी जगह पे. द रेबेलियन सून स्प्रेड ओवर रांची, हजारीबाग, पलामाऊ, मानबुम डिस्ट्रिक्ट्स. तो इसी के साथ ये जो रेबेलियन था, ये जो रिवोल्ट था, ये और भी जगह स्प्रेड हो गया और भी जगह यहाँ पे लोग साथ आने लग गए इन डिस्ट्रिक्ट से, जो कि थी रांची, हजारीबाग, पलामाऊ और मैनबुम. The revolt was finally suppressed in March 1832, but their activities continue. They finally submitted to British authority in 1837. इस रिवॉल्ट को भी क्या करा गया, ब्रिटिश द्वारा सप्रेस्ड कर दिया गया, दबा दिया गया 1832 में. बट देयर एक्टिविटीज पर वो गुप्त तरीके से उनकी एक्टिविटीज ही चल रही थी इस रिवॉल्ट में इन ब्रिटिश के खिलाफ. फिर फाइनली उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने घुटने टेक दिए 1837 में, ठीक है. इसी के बाद अब आते हैं द कॉन्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन लेइंग इन ओडिशा, नाउ नोन एज उड़ीसा.
also rose in rebellion against the British in 1846. उन्होंने भी 1846 में ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट करा. They feared that the British was disposes them from their land, force bonded labor and impose heavy taxes. उन्हें ये डर था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे उनकी जमीन छीन लेगी और उन्हें बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर बना देगी. इसी के साथ उनपे बहुत ज्यादा टैक्स भी लगा देगी. द रिबेलियन वाज सप्रेस्ड इन 1848. इनका भी जो रिबेलियन था ये 1848 में ब्रिटिश द्वारा सप्रेस कर दिया गया. और कॉन्स वर पैसिफाइड व्हेन दे एक्साइल्ड चीफ वाज reinstated as a head of the cons. अब बात होगी संथलास की. अब संथलास रिवेलियन ऑफ 1855 से 1856 was culmination of series of tribal uprising in the छोटा नागपुर रीजन. अब जो संथलास रिबेलियन था तो यही जो 1855 से 1856 तक चला, इससे क्या हुआ, और भी ट्राइबल अपराइजिंग साथ आने लगी. मतलब और भी ट्राइबल जो पीपल थे वो अपराइज करने लगे. इसमें क्या हुआ था, द संथलास लिविंग इन सिंगभूम, हजारीबाग, भागलपुर, मोंगिर, बिरबम, बांकुरा एंड Mayurbhanj for a long time were feeling harassed by the administrative and economic policy of British. तो इन जगहों पे जो संथलास रहते थे, संथला ट्राइब रहती थी, वो अपने आप को बहुत ज्यादा हरास फील करते थे. क्यों? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, उसके द्वारा वो काफी हरास फील करते थे. ठीक है. द इम्पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट, the land settlement measure and the implementation of general laws had a shattering effect on tribal economy and way of life. तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था ओवर द फॉरेस्ट, इसी के साथ लैंड सेटलमेंट जो पॉलिसीज थी और ब्रिटिश की, सॉरी, और लैंड मेजर्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरल लॉज, जो उनके लॉज बनाए गए थे उन लोगों के प्रति, वो काफी शैटरिंग इफेक्ट थे. किसके लिए? ट्राइबल इकोनॉमी के लिए और उनकी वे ऑफ लाइफ के लिए. ठीक है. द सिंपल ट्राइबल folks were exploited and cheated by outside trader and money lender. जो ट्राइबल folks थे सीधे साधे, वो जो ट्रेडर्स थे बाहर के और व्यापारी थे और मनी लेंडर्स थे जो उधार देते थे, उनके द्वारा बहुत ज्यादा चीट करे गए. ठीक है. उनके साथ काफी ज्यादा धोखाधड़ी हुई. द ब्रिटिश वर ऑल्सो अ पार्टी ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन. और इसी के साथ साथ इन व्यापारी और उधार देने वालों के साथ साथ ब्रिटिश भी इनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे. At this time, the Santhlas were inspired by the movement of socio-cultural reform. Consequently, around 10,000 Santhlas led by Sindhu and Kanhu gathered to free their country of the foreign oppressor and set up a government of their own. इसी के साथ क्या हुआ, जो 10,000 संथलास जो कि सिंधु और कान्हू ने गैदर करे हुए थे, वो उसे लेड करा गया टू फ्री देयर कंट्री ऑफ द फॉरेन ऑप्रेसर. और वो चाहते थे कि उनकी अपनी गवर्नमेंट सेटअप हो. ठीक है. द रिबेलियन अज्यूम्ड फॉर्मिडेबल शेप विद इन अ मंथ. पोस्टल एंड रेलवे कम्युनिकेशन वर डिसरप्टेड. तो उन्होंने क्या करा, जो पोस्टल और रेलवे कम्युनिकेशन थी उसे डिस्टर्ब कर दिया. इसी के साथ द एंड ऑफ द कंपनी रूल एंड द commencement of the Santhlan regime were proclaimed. The houses of European planter, British officer, railway engineer, zamindar and money lender were attacked. तो जो उनके यूरोपियन प्लांटर, ब्रिटिश ऑफिसर और रेलवे इंजीनियर, जमींदार और मनी लेंडर्स के जो घर थे उन पे अटैक करा गया इनके द्वारा.
साथ ही अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैड टू यील्ड देयर डिमांड एंड पास द बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो जो गवर्नमेंट थी उनको उनकी डिमांड माननी पड़ी और उन्होंने एक एक्ट पास करा जिसका नाम था बंगाल टेनेंसी एक्ट। द संथला एरिया वाज रीऑर्गेनाइज्ड इन अ सेपरेट एंटाइटी नोन एज संथला Praganas, and the Santhals were recognized as a national minority। अब संथलास का जो एरिया था वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा गया। इसी के साथ साथ उन्हें उनकी एंटाइटी जो सेपरेट एंटाइटी थी उन्हें जाना गया संथल प्रागनास के नाम से, और वो एक नेशनल माइनॉरिटी के रूप से जाने लगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। द मुंडास ऑल्सो नोन एज होरोको आर द मेजर ट्राइब ऑफ इंडिया इनहैबिटिंग द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इन झारखंड। दे प्रैक्टिस सेडेंट्री कल्टीवेशन। तो अब जो मुंडास है उन्हें होरोको के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पे रहते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। कहाँ पे है ये? झारखंड में। और वो सेडेंट्री कल्टीवेशन करते हैं, इसका मतलब एक ही जगह पर फार्मिंग करते हैं। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था इसके बारे में, सेडेंट्री कल्टीवेशन के बारे में। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अनदर अटेम्प्ट वाज मेड बाय बिरसा मुंडा। ठीक है, 1857 के बाद एक और अटेम्प्ट करा गया रिवॉल्ट का बिरसा मुंडा द्वारा। ही ज्वाइंड द जर्मन मिशन बट रिवर्टेड टू द ओरिजिनल मुंडा फेथ ऑफ हिज एंसेस्टर। उसने पहले क्या था, जर्मन मिशन को ज्वाइन करा था, बट बाद में वह अपने ओरिजिनल जो मुंडा फेथ था उनके एंसेस्टर का, उसके वो उसी के साथ जुड़ गया। लेटर ही promulgated a faith and attracted many disciples who saw Birsa as prophet of incarnation of बहुत सारे डिसिपल्स यानी कि उनके अभिभावक कह लो या उन्हें मानने वाले कह लो, वो अट्रैक्ट करे और वो उस बिरसा को एज अ प्रॉफिट मानते थे। और वो मानते थे कि ये इनकारनेशन ऑफ गॉड है, ये भगवान का एक नया पैदा हुआ रूप है। और वो मानते थे कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर भी है। द पॉपुलैरिटी ऑफ बिरसा मुंडा अलार्म द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसी के साथ जो बिरसा मुंडा की जो पॉपुलैरिटी थी उससे क्या हुआ, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला और वो काफी कह लो अब डर गई थी। द ब्रिटिश अथॉरिटी अरेस्टेड हिम बट लेटर हैड रिलीज हिम फॉलोइंग टफ रेजिस्टेंस ऑफ द ट्राइबल्स। उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया बट बाद में उन्हें को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ट्राइबल पीपल द्वारा काफी विद्रोह झेलना पड़ रहा था। सून आफ्टर हिज रिलीज बिरसा रिज्यूम्ड हिज एक्टिविटीज। इसके साथ फेसिंग अ severe famine and epidemics, the tribal resisted the imposition of non-tribal peasantry on them, which disposed them of their land. Birsa Munda started organizing a militant force by training them into warfare. His trained follower attacked mission houses, British settlements, police station, resident of the new जमींदार्स। तो अब क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको सिवियर फैमाइन मतलब अकाल का और एपिडेमिक्स का सामना करना पड़ रहा था। इसी के साथ नॉन ट्राइबल इम्पोजिशन
नॉन ट्राइबल पीजेंट्री इम्पोजिशन करी जा रही थी उनके ऊपर, जिसके साथ उनको उनके लैंड से हटा दिया गया। तो बिरसा मुंडा ने क्या करा, उन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप कह लो आप, वो स्टार्ट करा जिसमें वो मिलिटेंट्स को ट्रेन करता था इनटू वॉरफेयर के लिए, ठीक है। उसके द्वारा ट्रेन करे गए जो फॉलोअर्स होते थे वो उनका ये मिशन होता था कि वो ब्रिटिश सेटलमेंट, पुलिस स्टेशन, रेजिडेंस ऑफ न्यू जमींदार, इन सब पर अटैक करे। इन द एनकाउंटर एक्टिविटी सम ऑफ द रिबेलियंस वर अरेस्टेड एंड मैनी अदर्स वर किल्ड। तो इसी उन्हीं के खिलाफ ब्रिटिश जब कार्रवाई करती थी तो उसमें काफी रिबेलियंस पकड़े भी जाते थे, अरेस्ट भी होते थे और काफी मारे भी जाते थे। अ हंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू कैप्चर बिरसा मुंडा। इसी के साथ एक हंट शुरू हो गई बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए। ही वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन जेल वेयर ही डाइड ऑफ कॉलेरा। उन्हें पकड़ लिया गया और फिर उनकी जेल में ही डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कॉलेरा।